Hello students, myself Lokendra Singh and I am telling you the second chapter of your science, that is about mode of nutrition. Mode of nutrition in animals. जैसा कि आप सब लोगों को पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन दो प्रकार के हैं, एक ऑटोट्रॉप और एक हेट्रोट्रॉप. ऑटोट्रॉप्स में वो न्यूट्रिशंस हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और अपना न्यूट्रिशन जो है खुद ही से प्रिपेयर करते हैं अपना फूड और उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं. और हेट्रोट्रॉप्स वो हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉप्स के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. वो कहलाते हैं हमारा हेट्रोट्रॉप्स. जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग सारे के सारे हम जो है हेट्रोट्रॉप्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बर्ड सारे के सारे जो हैं हेट्रोट्रॉप्स हैं. क्यों? तो हेट्रोट्रॉप्स में आपका सबसे पहला आता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो ऑर्गेनिजम्स या उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलता है जो कि अपने न्यूट्रिशंस के लिए डेड डिके ऑफ एनिमल्स एंड डेड डिके ऑफ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. यानी कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने फूड के लिए जो जीव जंतु मर जाते हैं या जो पेड़ पौधों का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिकम्पोज करके वो जो है अपना खाना लेते हैं. इसमें ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कुछ हाईली डाइजेस्टिव जूस को जो है सिक्रीट करते हैं डेड डिके के ऊपर. और वो हाईली डाइजेस्टिव जूस की मदद से जो डेड डिके ऑफ एनिमल्स है या डेड डिके ऑफ प्लांट्स जो है वो डिकम्पोज हो जाता है. और उसके डिकम्पोज होने के बाद में ये जो होते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जीव जो है होते हैं डिकम्पोजर्स, ये उसमें से फूड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनका न्यूट्रिशन पूरा होता है. दूसरा आता है आपका पैरासाइट्रिक न्यूट्रिशन. पैरासाइट्रिक न्यूट्रिशन में वो एनिमल्स आते हैं जो कि दूसरे बड़े ऑर्गेनिजम्स के शरीर में रहते हैं, या तो उनके शरीर के ऊपर रहते हैं या उनके शरीर के अंदर रहते हैं और अपना सारा न्यूट्रिएंट्स जो है इन बड़े ऑर्गेनिज्म से लेते रहते हैं. जैसे आपने देखा होगा घर में आपके पालतू पशु पाले जाते हैं, जैसे गाय हो भैंस हो, तो उनके शरीर के ऊपर कई तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कलीली टाइप की, इस टाइप की, जोक टाइप की, ये जो है चिपके रहते हैं और ये उन्हीं का खून चूसते रहते हैं और अपना न्यूट्रिएंट्स जो है बड़े जानवरों से लेते रहते हैं. इसमें क्या होता है, पैरासाइट्रिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट्स होते हैं उनको तो खूब बेनिफिट होता है, लेकिन जो इनका होस्ट होता है, जिनकी बॉडी के ऊपर ये होते हैं या जिनके शरीर के अंदर होते हैं, वो उसे बहुत नुकसान होता है क्योंकि ये सारा का सारा जो उसका न्यूट्रिशन लेते रहते हैं. अगला है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपके वो ऑर्गेनिजम्स या वो जीव जंतु आते हैं जो अपना खाना जो है बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट से अब लेकर के खाना जो है अपने शरीर के अंदर इनटेक करते हैं और वहां उसका इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन की पूरी प्रोसेस फॉलो होती है. इसमें आपके अधिकतर जो 90% है वो आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, क्योंकि हम सब जो है अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन जो है बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट से लेकर के उसे अपने शरीर के अंदर इनटेक करते हैं और आगे की प्रोसेस जो है वो फॉलो होती रहती है. अब आइए आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन के आपके 4 स्टेप्स हैं. स्टेप फर्स्ट इंजेक्शन, स्टेप सेकंड डाइजेशन, स्टेप थर्ड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन. स्टेप फर्स्ट इंजेक्शन. इस प्रोसेस में, इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, फूड को अपने शरीर के अंदर लेते हैं. इनटेक ऑफ फूड की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है. जैसे कि हम खाना खाते हैं तो फूड जो है बाहर के एनवायरनमेंट से होकर के हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम इंजेक्शन. इंजेक्शन की प्रोसेस हमारे माउथ में जो है कंप्लीट होती है. हमारा माउथ जो है हमें इंजेक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है. दूसरा है आपका डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है, जो खाना हमारे शरीर के अंदर गया है हम उसको, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन और ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है. इसमें क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अलग अलग डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते जाते हैं और हर डाइजेस्टिव जूस जो है अलग अलग तरह के फूड को जो है डाइजेस्ट करता चलता है, पचाता चलता है. ये होती है प्रोसेस आपकी डाइजेशन की. और डाइजेशन की प्रोसेस आपके माउथ में ही शुरू हो जाती है क्योंकि आपका जो सेलिवा है वो सेलिवा जो है खाने से मिक्स हो जाता है और खाने से मिक्स होकर के वो जो है उस खाने को पचाना स्टार्ट कर देता है. अगला है आपका एब्जॉर्प्शन. जब आपकी डाइजेशन की प्रोसेस जो है पूरी हो गई है,
जब आपका डाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो गई है तो जो प्रोडक्ट बनकर के आया डाइजेशन से उसको एब्जॉर्ब करना, जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपके खाने को डाइजेस्ट करके निकाले हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो पोषक तत्व हमने अपने खाने से एब्जॉर्ब किए हैं उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाया जाता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने के बाद में उसको फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और रेस्पिरेशन जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन की मदद से होगा। ऑक्सीजन की मदद से उसको जो है रेस्पिरेशन होता है, और एनर्जी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में हम जो है उस एब्जॉर्ब फूड को कन्वर्ट करते हैं, और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। अगला है आपका इजेक्शन। इजेक्शन में क्या होता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है और जो वेस्ट ऑफ फूड है, खाने से पोषक तत्व एब्जॉर्ब होने के बाद में, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद में जो वेस्ट बचता है उसको बॉडी से बाहर कर देना, वो कहलाता है आपका इजेक्शन, जिसमें कि बॉडी से इसको बाहर किया जाता है। तो ये 4 प्रोसेस हैं जो आपके न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में फॉलो होती हैं। अब आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कई तरह के ऑर्गन से मिलकर के बना है। इसमें कई ऑर्गन जो है वो फंक्शन करते हैं। सबसे पहला इसमें माउथ एंड द बकल कैविटी, यानी कि हमारा मुंह और जो हमारा ये जबड़ा है ये हमारा मिल के बनाता है बकल कैविटी। ये सबसे फर्स्ट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं वो सबसे पहले हमारे माउथ और बकल कैविटी में ही आता है। हमारे माउथ में ये 4 प्रकार के हमारे टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर्स जो होते हैं इनका काम होता है हमारे खाने को काटना। जो आपके बिल्कुल शुरू में जो 2 दांत होंगे, 4 दांत होंगे, जो बिल्कुल कैंची की तरह होंगे, वो कहलाते हैं आपके इंसीजर्स। इनका काम होता है खाने को काटना। और कैनिन्स हमारे इंसीजर्स के जो सामने वाले दांत हैं उनके साइड के जो बिल्कुल नुकीले कील जैसे नुकीले दांत हैं वो हमारे कैनिन्स कहलाते हैं। ये खाने को टीयरिंग करने में काम आते हैं, खाने को तोड़ने में, टीयर करने में। प्रोसेस ऑफ टीयरिंग ऑफ फूड इज गोइंग ऑन इन दिस कैनिन टीथ्स। उसके बाद आते हैं आपके प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये दोनों जो दांत हैं, या इन दांतों को हम अपने दाढ़ भी बोलते हैं, इनका काम है खाने को ग्राइंड करना, यानी खाने को चबाना। इन 4 दांतों की मदद से ही हमारा जो पहला स्टेप है, यानी कि आपका इंजेक्शन ऑफ फूड टेक प्लेस होता है, और खाना हमारा जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस हमारा माउथ में ही शुरू होता है। उसके बाद आती है हमारी टंग। हमारी टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे बकल कैविटी से जुड़ी हुई होती है। इसका जो बैक पोर्शन होता है वो बकल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, और जो फ्रंट पोर्शन होता है वो हमारा फ्री होता है, जो हमारा टॉकिंग के भी काम आता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी टंग हमारी यूज करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी टंग कैसे यूज करती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो टंग है ये सैलिवा को फूड से मिक्स करती है। सबसे मेन काम है, सैलिवा अगर नहीं होगा बॉडी में तो हमारा खाना कोई भी जो है वो पचेगा नहीं। खाने को पचाने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो टंग का भी मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है सैलिवा को खाने से मिक्स करती है। दूसरा, ये हमारा टेस्ट में हेल्प करती है। हमारा खट्टा टेस्ट है, श्योर है, स्वीट है, बिटर है, जैसा भी टेस्ट है उस टेस्ट को हमें पहचानने में हमारी टंग ही हमारी हेल्प करती है। अगर टंग नहीं होगी तो हम किसी भी कुछ भी खा लिया जाए, हम ये नहीं बता सकते कि इसका टेस्ट कैसा है, ये श्योर है, स्वीट है, कैसा टेस्ट है, हम नहीं बता सकते। दूसरा है आपका फूड पाइप और ओएसोफागस। फूड पाइप हमारी बकल कैविटी से जुड़ी हुई एक पाइप नुमा हमारा शरीर का ऑर्गन है जो हमारे स्टमक में जाकर के मिलता है। फूड पाइप और ओएसोफागस का सबसे मेन फंक्शन ये है कि ये हमारे खाने को जो हमारा माउथ में ग्राइंड हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, उसको हमारे बकल कैविटी से ले जाकर के सीधा हमारे स्टमक तक पहुंचाने का काम जो है हमारी फूड पाइप करती है। ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके बाद आता है हमारा स्टमक यानी कि हमारा पेट। स्टमक में आकर के हमारे जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो खाना हमारे पेट में आया है उसे हमने छोटे छोटे कई टुकड़ों में डिवाइड होकर के वो आ गया है। अब हमारा स्टमक में जो है उसकी डाइजेस्टिव करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हमारा स्टमक जो है कई तरह की गैस्ट्रिक जूसेस, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस जो है ये सिक्रीट करता है।
जब ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है हमारा स्टमक सिक्रीट करेगा तो ये सारे जो है हमारे जो फूड हमारे पेट में आया है हमारे फूड पाइप के जरिए उसमें आपस में मिल जाएंगे और उसमें से मिल करके जो है ये खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। यहां से बात फिर हमारा जो खाना है स्टमक से जाकर के हमारा खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 से 7 मीटर लंबी है। आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी पर यह सही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब फिर दोबारा कई तरह के जूस से वो सिक्रीट किए जाएंगे, जिसमें हमारा लीवर मेन फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। लीवर जो है हमारा बाइल नाम का डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, और इस बाइल नाम के डाइजेस्टिव फूड का मेन फंक्शन है फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को एनर्जी में ट्रांसलेट करना। फैट को डाइजेस्ट करने में लीवर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये बाइल नाम का जूस जो है सिक्रीट करता है और फैट जो है हमारा सिंपलर कंपोनेंट्स में जो है डिवाइड हो जाता है। लीवर के बाद फिर हमारा आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसका काम क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और फैट को डाइजेस्ट करना। यहां मैं आपको बताता चलूं कार्बोहाइड्रेट्स और आपके फैट्स, इनका मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना, क्योंकि ये जो है किसी भी फंक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और प्रोटीन ये बॉडी बिल्डिंग टिश्यू बनाती है। हमारे शरीर में जो हमें नए टिश्यू बनाने होते हैं, नए सेल्स बनाने होते हैं, तो वो हमारी प्रोटीन बनाती है। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को करने के लिए। तो हमारा पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया और हमारी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ये सारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं ये जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो गए। और यहां जो है पूरे के पूरे जितना भी हमारा खाना है उसकी डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो पूरी हो जाती है। थोड़ा सा जो हमारा स्टमक में शुरू होता है इस तरह के जूस सिक्रीट होते हैं, ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियाज जो हैं अपने डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स इन सबको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा खाना जो पूरी तरह से डाइजेस्ट है। उसके बाद अगली प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की। जो डाइजेस्टिव फूड है, जो खाने को डाइजेस्ट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट निकल के आया है उसे एब्जॉर्ब कर लेना, उस डाइजेस्टिव फूड को उसमें से फूड में से एब्जॉर्ब कर लेना। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जिनका काम होता है कि आपके डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेना। जो पोषक तत्व खाने से हमारे ऑर्गन्स ने निकाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ने और आपके स्टमक ने जो पोषक तत्व निकाले हैं, जो न्यूट्रिएंट्स निकाले हैं, जो डाइजेस्टिव फूड है उसको ये विली यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला स्टेप आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में ये होता है जो डाइजेस्टिव फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ है उसको ब्लड के जरिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाया जाता है, और उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाया जाता है ब्लड वेसल्स की मदद से, जहां पर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से हम उस डाइजेस्टिव फूड्स को, उस पोषक तत्वों को दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसका दोबारा से ब्रेक डाउन करते हैं। किसमें, एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्रीथिंग के जरिए फिर दोबारा से हम जो वापस कर देते हैं। तो एसिमिलेशन में क्या हुआ, जो डाइजेस्टिव फूड को ब्लड वेसल्स के जरिए दूसरे हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाया गया, जहां पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस फॉलो हुई। रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन की मदद से इस एब्जॉर्ब्ड फूड को कन्वर्ट किया ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। अब हमारे पास जो है रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी निकल करके आ गई, और इस एनर्जी का जो है यूज हम अब किसी भी तरह से कर सकते हैं, अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में कर सकते हैं। अगर मान लो हमें कोई चोट लगी है, कहीं वॉर्न या टर्न हमारा हो रखा है, तो उनके टिश्यूज को रिपेयर करने में कर सकते हैं, या फिर नए टिश्यू बनाने में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहां तक हो गई है एसिमिलेशन की प्रोसेस। उसके बाद आता है आपका इजेक्शन। अब जो हमने अपने खाने से जो पोषक तत्व ले लिए, जो एब्जॉर्ब फूड ले लिया, जो डाइजेस्टिव फूड ले लिया, फिर उसमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है वो, और उस वेस्ट प्रोडक्ट में कुछ अनडाइजेस्टिव फूड भी होता है जो वो हमारी बॉडी जो है पचा नहीं पाई होती है, तो उसको अपनी बॉडी से बाहर करना ही पड़ता है, और ये प्रोसेस फॉलो होती है इजेक्शन में।
इजेक्शन में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो कि हमारी 1.5 मीटर लंबी होती है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होती है और इसका काम क्या है, इजेक्शन में ये यूज होता है जो अनडाइजेस्टिव फूड है या वेस्ट ऑफ फूड है उसको शरीर से बाहर करने के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो जाता है रेक्टम में और एनस में, और रेक्टम और एनस से हमारा सारा का सारा वेस्ट और अनडाइजेस्टिव फूड जो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, और इसी से हमारा जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है वो फॉलो होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस थी। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो आपको समझाएंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइज करिए अपनी बुक की मदद से। थैंक यू।